नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि और स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भारत जी के विद अंजलि में। और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस की 28 नंबर की क्लासेस। आई होप आपने सारी क्लासेस बहुत अच्छे से अटेंड करी होगी। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस नए सेशन की। डे 28 है अपना। और हाँ, साथ ही अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप कर सकते हैं अंजलि भारत जी के 0968 पर। पहला प्रश्न है अपना, आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने करी है? आत्मसम्मान, बहुत सारे आंदोलन बेसिकली आपने सुने होंगे, ज्यादातर गांधी जी के आंदोलन पूछे जाते हैं, पर यहाँ पे बात हो रही है आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो कौन करते हैं? ईवी रामास्वामी नायर के द्वारा क्या किया जाता है? आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत की जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन की अगर मैं बात करूं, ज्योतिबा फूले, तो इनके द्वारा क्या किया जाता है? तो ये क्या करते हैं? सत्यशोधक समाज, सत्यशोधक समाज की ये क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। और साथ में ही ये क्या करते हैं? दलित वर्गों के लिए क्या करते हैं? न्याय दिलाने का कार्य भी करते हैं ज्योतिबा फूले। नेक्स्ट ऑप्शन है अपना डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी। तो ये क्या करते हैं? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी, तो इनको बेसिकली किस नाम से जाना जाता है? संविधान निर्माता के नाम से। और अभी कल इनका जन्मोत्सव या जयंती भी थी, 132वीं। कहा जाता है कि 32 डिग्री का इनको क्या है, और 9 भाषा का इनको नॉलेज था, 32 डिग्रियां इनके पास में थी, बहुत ज़्यादा इन्होंने पढ़ाई कर रखी थी, जबकि इनको स्कूल के अंदर भी नहीं बैठने दिया जाता था। फिर भी बहुत सारी इन्होंने पढ़ाई करी है, तभी तो इनको क्या कहा जाता है? संविधान निर्माता इनको कहा जाता है। बहुत बड़ी इन्होंने अहम भूमिका निभाई है संविधान के निर्माण के अंतर्गत। महात्मा गांधी जी की मैं बात करूं तो बहुत सारे इनके आंदोलन हैं, बहुत सारे समझौते हैं जो मैंने काफी समय आपको बताया है। सबसे प्रमुख रूप से आपसे पूछा जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। भारत छोड़ो आंदोलन, बहुत सारे आंदोलन इनके द्वारा किए गए हैं, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, बहुत सारी चीजें हैं इनके बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मार्च 2019 में बेंगलुरु की आईटी कंपनी माइंडरेट को किस कंपनी ने खरीदने का प्रयास किया था? इस कंपनी को, बेंगलुरु की आईटी कंपनी को खरीदने का प्रयास भी एक आईटी कंपनी ही कर सकती है। तो वो कौन करती है? विप्रो। और विप्रो कंपनी क्या है? तो ये भी एक क्या है? आईटी कंपनी है। क्या है? आईटी कंपनी है। और इसके वर्तमान में अगर मैं आपसे चेयरमैन पूछूं या कुलपति पूछा जाए तो कौन आ जाएगा? अजीम प्रेमजी। अजीम प्रेमजी। कोई शायद ही ऐसा होगा जो इनको नहीं जानता है, क्योंकि टॉप 10 बिलियनियर्स में से एक हैं भारत के। ये बहुत लखपति आदमी या करोड़पति आदमी या अरब खरबपति आदमी, अब इसको बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है, किस धर्म के भिक्षुओं के चित्र और विहारों के लिए, ये विहार है, विहारों का निर्माण किया गया है? किस धर्म के भिक्षु तो बौद्ध भिक्षु, सीधा सीधा बोलने में आता है ना। यहूदी भिक्षु आप बोल सकते हो, हिंदू भिक्षु आप बोल सकते हो, ईसाई भिक्षु आप बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते ना, सीधा सीधा आप याद रखिए बौद्ध भिक्षु। और किसने क्या किया था? बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। तो बौद्ध धर्म को कौन ग्रहण करता है? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। महात्मा बुद्ध की मैं बात नहीं कर रही हूँ, किस राजा ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। भगवान बुद्ध के बारे में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, मैंने सब कुछ आपको पढ़ा रखा है। अगर आपने इससे पहले भी मेरी सारी क्लासेस अच्छे से अटेंड करी होगी तो आपको याद होगा। उनके जन्म स्थान से लेके उन्होंने कहाँ शिक्षा प्राप्त करी, कहाँ महापरिनिर्वाण हुआ है, सारा कुछ मैंने बता रखा है। इनसे पहले वाले वीडियो में जरूर चेक कर लीजिएगा, उनसे संबंधित एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? अभी कल ही मैंने संविधान का एक पार्ट कराया है, जिसके अंतर्गत मैंने आपके एसएससी एमटीएस में बनने वाले इंपॉर्टेंट जितने भी अनुच्छेद हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, सारे कुछ कंप्लीट करवा दिए। आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। उसके अंतर्गत मैंने समवर्ती सूची यानी कि 12 की 12 मैंने सूचियां भी उसके अंतर्गत पढ़ाई हैं। 12 ही सूचियों में से मैंने पहली, 8वीं, 5वीं, 7वीं और 11वीं अनुसूची को इम्पोर्टेंट बताया है। तो सारी सूचियां आपको पता होनी चाहिए कि उनसे संबंधित कौन से अनुच्छेद बनते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। तो क्या शामिल नहीं है? वन इसमें शामिल है, व्यापार इसमें शामिल है, शिक्षा इसमें शामिल है। जो अगर एक ऑप्शन शामिल नहीं है तो वो आ जाएगा रक्षा। तो रक्षा अलग सूची के अंतर्गत शामिल है। समवर्ती सूची 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आती है।
7वीं अनुसूची के अंतर्गत। इसमें बहुत सारे कंफ्यूज हो जाएंगे, बोलेंगे कि आप गलत बता रहे हो, 7वीं अनुसूची नहीं 3री अनुसूची होती है। तो समवर्ती सूची अथवा 3री अनुसूची बोला जाता है, न कि 7वीं अनुसूची के अंतर्गत ही आता है। तो क्या कहा जाएगा, 7वीं अनुसूची के अंतर्गत क्या शामिल है, समवर्ती सूची, और समवर्ती सूची अथवा अगर कहा जाए तो वो आ जाएगी 3री अनुसूची। शामिल तो इसी 7वीं अनुसूची के अंतर्गत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। मिसाइल मैन सभी जानते हैं, जब इनकी डेथ हुई थी तो उस दिन क्या है, एक दिन और एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ा, जैसे कि 10 बजे से 4 बजे तक अगर का स्कूल या कॉलेज चलता है तो उस दिन क्या है 6 बजे तक पढ़ाई चली थी। तो बहुत सारे लोगों को इनका जन्मदिन याद होगा, क्योंकि क्या मनाते हैं इनके जन्म दिवस पे, विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। छात्र दिवस कब मनाया जाता है, 15 अक्टूबर को, 15 अक्टूबर को। और इनका कहना था कि जब भी मेरी मृत्यु हो उस दिन शासकीय अवकाश ना हो, बल्कि जो भी अपने दफ्तर में, स्कूल, कॉलेज में सब अपनी अपनी जगह थोड़ा और एक्स्ट्रा काम करे अपने देश के लिए। तो इनका कहना था। अब बात करेंगे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है सभी जानते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इन्हीं की देन है मिसाइल। ठीक है, नेक्स्ट है डॉक्टर S राधाकृष्णन। इनके जन्म दिवस को कब मनाया जाता है, 5 सितंबर को मनाया जाता है, यानी कि 5 सितंबर को इनका बर्थडे होता है। और उस दिन क्या मनाया जाता है, उस दिन मनाया जाता है शिक्षक दिवस। क्या मनाया जाता है, शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो क्या है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति जी ये हैं। और संविधान का पूर्णतः निर्माण होने के बाद में किसके हाथों में संविधान को सौंप दिया गया था, तो तत्कालीन राष्ट्रपति ये उस समय रहते हैं राजेंद्र प्रसाद जी, जिनके हाथ में क्या है संविधान सौंप दिया जाता है, जिसको बनाने में टाइम कितना लगता है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन की अवधि पूरी होती है। होमी भाभा के बारे में आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये किस क्षेत्र से संबंधित थे, कौन कौन से पुरस्कार इनको दिए गए। नेक्स्ट है, जिन पौधों के पृथक बनावट रूप नहीं होते हैं उन्हें एक कहा जाता है। पृथक रूप बनावट में नहीं आते हैं पौधे, या बीज खराबी हो जाए तो अनावृति बीज उनको कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ें। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें और बेल आइकन को भी क्लिक जरूर करें। और सेशन कैसा लगता है ये भी जरूर आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। चलिए, छत्रक शिला किस प्रकार के प्राकृतिक दुर्ग और संबंधित क्षेत्र में पाई जाती है। प्राकृतिक दुर्ग या छत्रक शिला। अब छत्रक शिला होता क्या है, तो छत्रक शिला से आशय है, आपने देखा है एक साइड सूखा स्थान है और एक साइड क्या है, पानी का तालाब भरा हुआ है। ये इसकी क्या है, बाउंड्री बनी हुई है, इसको देख लीजिए। और इससे नीचे की साइड में थोड़े टेढ़े पत्थर लगे हुए होते हैं, उन्हीं के वहाँ पे क्या है, एक पत्थर के ऊपर जो पत्थर उग जाना या पत्थर के ऊपर पत्थर लग जाता है ना, जैसे बड़ा पत्थर है किसी प्रकार से, उगता तो नहीं है खैर, पर जो पत्थर है उसकी आकृति थोड़ी अगर चेंज है क्योंकि वो पानी से बाहर निकला है और उसमें क्या छत्रक टाइप की जो शिला है वो बन जाती हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, छत्रक कहा जाता है। और आमतौर पे ये कहाँ पाया जाता है, मरुस्थली एरिया के अंदर पाया जाता है, क्योंकि पानी से बाहर थोड़े, अब कहने में इसका मरुस्थलीय है पर अगर ऑप्शन में आ जाए कि समुद्र तट पे भी पाया जाता है तो भी आप इसका आंसर सही लगा के आइएगा। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को किस दर पर ऋण देता है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी बैंकों का बैंक है ये भारतीय रिजर्व बैंक, RBI। अब ये क्या है, वाणिज्य बैंकों को ऋण जो प्रदान करता है वो रेपो दर के ऊपर करता है। किसके ऊपर करता है, रेपो दर के ऊपर। जैसे अपने को भी ब्याज मिलता है, अपन भी लेते हैं ना कोई भी ऋण, तो RBI और सेंट्रल बैंक क्या है, सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक, RBI और सेंट्रल बैंक ये क्या करते हैं, दूसरे जो कमर्शियल बैंक होते हैं उनको रेपो दर पे क्या है, ब्याज से राशि का भुगतान करते हैं और फिर उनसे क्या है, अपने जैसे लोग लेके आ जाते हैं, ऋण लेते हैं, कोई ना कोई योजना में फंस के फिर पूरी जिंदगी क्या है, ऋण चुकाने में ही निकल जाती है। चलिए
नेक्स्ट है, भारत के किस शहर में भगवान ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर स्थित है? ब्रह्मा जी का एक ही मात्र मंदिर है पूरे भारत में, क्या पूरे विश्व में भी बोलो तो। क्यों है? क्योंकि उनको एक कार्य दिया गया है धरती या ये जो मंडल है उसको मापने का, तो उन्होंने क्या किया था, झूठ बोल दिया था, बेईमानी कर दी थी, उसी वजह से क्या है उनको पूजा नहीं जाता है। आधे उधर रास्ते से लौट के उन्होंने बता दिया यहाँ पे इसका मतलब जो है अंतिम छोर है, तो उसी वजह से उनको क्या है पूजा नहीं जाता है। और जहाँ से वो लौट गए थे वो स्थान आता है राजस्थान के अजमेर के पास, जो पुष्कर हैं उसके अंतर्गत, और वहीं उनका एकमात्र मंदिर है जो आपको देखने को मिल सकता है। अजमेर में एक और है जो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, वो क्या है, मंदिर नहीं दरगाह है, संत सूफी जी। कौन है ये? आप मुझे कमेंट करके बताइए। बताया है मैंने काफ़ी समय किसकी दरगाह है यहाँ पे, बहुत सारे यहाँ पे जाके भी आए होंगे। 7 वंडर्स भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। जयपुर की अगर मैं बात करूँ तो जयपुर में ठाकुर जी का मंदिर एक जो है बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठाकुर जी यानी कि कृष्ण भगवान का यहाँ पे मंदिर है, और कहा जाता है कि यहाँ पे एक विदेशी आया था, उसने क्या किया कि देखा है कि बहुत सारा चमत्कार इनका हो रहा है वहाँ पे, तो उन्होंने क्या किया, एक घड़ी वहाँ पे गिफ्ट करी भगवान के लिए, और कहा कि ये जो घड़ी है ये क्या है, नब्ज के अकॉर्डिंग चलेगी। जैसे आपने हाथ पे बांध के रखी है तो क्या है, टाइमिंग सही बताएगी, जैसे ही हाथ से निकाली टाइमिंग बताना बंद कर देगी। तो उसने क्या किया था कि भगवान को भेंट करी, भगवान के हाथ में वो जो घड़ी है वो आज भी लगी हुई है। जब भी उनका जो श्रृंगार वगैरह होता है, स्नान कराना होता है, तब तक उस घड़ी को निकाल देते हैं, तो वो घड़ी क्या है वहीं स्टॉप हो जाती है। उसके बाद में फिर से उस घड़ी को जैसे ही पहनाया जाता है फिर से चलना शुरू हो जाती है। तो नब्ज के अकॉर्डिंग चलने वाली घड़ी भगवान ठाकुर जी जो कृष्ण भगवान हैं उनके हाथ में चलती हैं, जो जयपुर का काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। चलिए नेक्स्ट अगर बात करूँ उदयपुर की मैं, तो उदयपुर को तो बहुत सारे लोग जानते होंगे, बेसिकली हमारे तो बहुत ज़्यादा पास में है, तो हम तो बहुत अच्छे से ही जानते हैं। जिलों की नगरी भी इनको कहा जाता है, सफ़ेद नगरी भी इसको कहा जाता है, और राजा महाराजाओं की तो भूमि ये रहा ही है। जिले बहुत सारी है यहाँ पे, घूमने लायक स्थान तो बहुत सारे हैं यहाँ पे। दिल्ली की मैं बात करूँ तो दिल्ली का लाल किला सभी जानते हैं, लाल किला, और यहीं पे क्या है, मोती मस्जिद भी है, जिसका निर्माण किसने करवाया मैं आपको बताने वाली हूँ आगे। चलिए प्रो, ये क्या है, प्रो कबड्डी लीग 2018 किसने जीती? तो किसके द्वारा जीती गई थी? तो बेंगलुरु बुल्स के द्वारा क्या है इसको जीता गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि कबड्डी कौन से देश का नेशनल गेम है, कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है, तो ये आ जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश का क्या है, राष्ट्रीय गेम्स है। अगर इसके अलावा मैं आपसे पूछूं कबड्डी का मुख्यालय भारत में कहाँ पे है, तो ये आ जाएगा जयपुर के अंदर। कहाँ पे है, जयपुर के अंदर हो जाएगा। ईस्वी का विख्यात प्लासी का युद्ध वर्तमान भारत के किस क्षेत्र में लड़ा गया था? 1757 में क्या होता है, प्लासी का युद्ध लड़ा जाता है। प्लासी का युद्ध जो क्षेत्र है जहाँ पे ये युद्ध लड़ा गया था, ये वर्तमान में किस राज्य के अंतर्गत आता है? तो ये आ जाएगा पश्चिम बंगाल के अंतर्गत। कहाँ पे, दीदी की सरकार जहाँ पे है, तृणमूल कांग्रेस जहाँ पे है, वहाँ पे क्या है, प्लासी का युद्ध लड़ा गया था एक बार। क्यों? क्योंकि बंगाल के जो नवाब थे, बंगाल के नवाब, ऐसे ही याद रख सकते हैं आप, बंगाल के नवाब और कौन थे, अंग्रेजी सरकार, इन्हीं के मध्य क्या हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 के अंतर्गत। तो बंगाल के नवाब कौन थे उस समय, सिरोजुद्दौला। तो ये क्या थे, बंगाल के नवाब थे उस समय। तो ऐसे आप याद रखिए, पश्चिम बंगाल के अंदर होता है, बंगाल के नवाब उस समय कौन थे, सिरोजुद्दौला थे, और 1757 के अंतर्गत प्लासी का युद्ध लड़ा गया। नेक्स्ट है, किस कोशिकांग के स्वयं के डीएनए व रोबोसोम होते हैं? किसके होते हैं? तो सूत्रकणिका के होते हैं। किसके होते हैं? सूत्रकणिका के होते हैं। राजस्थान की अगर मैं बात करूं, इसका और देख लीजिए, राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या हुआ था, हल्दीघाटी युद्ध हुआ था। हल्दीघाटी युद्ध कहाँ पे हुआ था, राजस्थान के अंतर्गत हुआ था। पंजाब का युद्ध, पंजाब के अंतर्गत कौन सा युद्ध हुआ था? तो पंजाब के अंतर्गत युद्ध होता है आंग्ल सिख। क्या होता है? आंग्ल सिख क्या है, पंजाब के अंतर्गत होता है। लद्दाख की अगर मैं बात करूं तो लद्दाख में चीन और
तिब्बत युद्ध, तिब्बती और चीन के मध्य होता है तिब्बत युद्ध। फिर ये शरणार्थी बन के धर्मशाला में आ जाते हैं। सभी ने स्टोरी अच्छे से पढ़ी होगी। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां भारतीय प्रायद्वीपीय पठार में नहीं पाई जाती? नहीं पाई जाने वाली पहाड़ी कौन सी आ जाएगी? लुसाई पहाड़ियां। और लुसाई पहाड़ियां वर्तमान में है कहाँ पे है? तो मेघालय और कहाँ पे आ जाएगी? त्रिपुरा के अंदर। कहाँ पे है? त्रिपुरा के अंदर। मेघालय और त्रिपुरा के अंदर कौन सी है? लुसाई पहाड़ियां हो जाएगी। अगर आपसे पूछूं कि झावड़ी पहाड़ियां कहाँ पे हैं, तो झावड़ी पहाड़ियां आ जाएगी तमिलनाडु में। कहाँ पे आ जाएगी? तमिलनाडु में। और नेक्स्ट है वेलकोंदा पहाड़ियां। वेलीकोंदा पहाड़ियां हैं ये। वेलीकोंदा पहाड़ियां कहाँ पे पाई जाती हैं? तो ये आ जाएगी आंध्र प्रदेश के अंतर्गत। आंध्र प्रदेश के अंतर्गत। नरमाला पहाड़ियों की अगर मैं बात करूं कि ये पहाड़ियां कहाँ पे मिलेगी, तो बेसिकली ये मिलेगी आपको तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अंदर। आंध्र प्रदेश के अंदर। आंध्र प्रदेश से ही अलग हुआ था तेलंगाना 2014 के अंदर। तो देखा जाए तो दोनों ही क्षेत्र में आना स्वाभाविक है, क्योंकि एक ही राज्य के दो टुकड़े हैं ये। नेक्स्ट है, किस वायसराय के शासनकाल के दौरान दांडी यात्रा शुरू हुई थी? दांडी यात्रा की शुरुआत किसने करी थी? गांधी जी ने करी थी। तो उस समय वायसराय कौन थे भारत के? तो वो कौन आ जाएंगे? लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन को तो इतिहास ने बहुत अच्छे से याद रख रखा है। गांधी जी और लॉर्ड इरविन का जो समझौता हुआ था, जिसको गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है, 1931 के अंतर्गत होता है यह समझौता, जिसके अंतर्गत किसको इसकी फांसी रोक दी जा सकती थी? राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव की, जिसके बारे में डिस्कशन हुआ था, आप सभी को अच्छे से पता है। इन्होंने अगर गारंटी ले ली होती कि हाँ अब ये ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेंगे, तो शायद उनकी फांसी रुक जाती। तो इन्होंने सही किया या गलत किया है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और महात्मा गांधी का क्या है? लॉर्ड इरविन और गांधी जी दोनों का समझौता होता है। नेक्स्ट है, पेमेंट भुगतान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है सही नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं। तो क्रेडिट कार्ड जो है जारी किए जा सकते हैं, ये जो ऑप्शन है इसका सही नहीं है। बाकी प्राथमिक के क्षेत्र में ऋण देना अनिवार्य नहीं है, ये सही है। CRR SLR आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए, या कोई NRI जमा नहीं हो सकती। तो तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। सिर्फ एक क्वेश्चन जो है इसका आंसर जो है गलत हो जाएगा, क्रेडिट कार्ड जारी नहीं किया जा सकते। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया की उपस्थिति में होते हैं। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है, जिसमें उपस्थित होती हैं, किसमें होती हैं? क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। और सूर्य के प्रकाश से क्या है? भोजन कौन बनाता है, या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कौन करता है? तो पौधे करते हैं। नेक्स्ट है, किस खेल से वजीर, घोड़ा, राजा और रानी शब्द संबंधित है? अगर आपने गेम्स खेले हैं तो आपको देखते से ही पता चल जाएगा, क्योंकि बैडमिंटन, बिलियर्ड्स और टेनिस में तो ये होता नहीं है, ये होता है शतरंज के अंतर्गत। बोलते हैं ना, रानी तो गई, राजा तो गया, घोड़ा, वजीर, तो ये सारी चीजें कहाँ होती हैं? तो ये होती हैं शतरंज के अंतर्गत। और शतरंज खेल से प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन है? तो कौन आ जाएगा? विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद क्या है? शतरंज के प्रमुख खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है बैडमिंटन कौन खेलता है? एक प्लेयर का नाम आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। नेक्स्ट है, किस वस्तु की गति ध्वनि की गति से अधिक हो जाती है? तो उसे कहा जाता है कि वह रिक्त स्थान से चल रही है। तो किससे चलती है? पराध्वनि गति से ये चलती हैं। किससे चलती हैं? पराध्वनि गति से ये चलती हैं। पराध्वनि गति से ये चलती है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है, आगरा का किला किस मुगल सम्राट के द्वारा बनाया गया है? आगरा का किला किसने बनाया था? तो आगरा का किला बनाते हैं अकबर। और ये जो मुगल सम्राट बहुत सारे हुए हैं, इसके अंतर्गत एक ही जो है शासन रहा है सबसे अधिक लॉन्ग टाइम तक, अकबर का। और अकबर ने बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन अकबर से संबंधित ही आपके एग्जाम में बनेंगे। तो आगरा का किला का निर्माण अकबर ने करवाया। फतेहपुर सिकरी, बुलंद दरवाजा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अकबर के द्वारा निर्मित की गई हैं।
जहांगीर, जहांगीर ने किसका निर्माण कराया है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। शाहजहां, शाहजहां ने क्या किया है, मुमताज के लिए क्या किया है, मुमताज महल बनवाया है। और क्या किया है, ताजमहल इन्होंने बनाया है, यहीं पे इसकी क्या है, कब्र है। औरंगजेब की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली का जो लाल किला है, क्या है, लाल किला, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है, लाल किला जो है इसके अंदर क्या है, मोती मस्जिद, क्या है, मोती मस्जिद, इसका निर्माण कौन करवाते हैं, तो औरंगजेब करवाते हैं। नेक्स्ट है, किसके 4 हृदयी कक्ष होते हैं, 4 हृदयी कक्ष किसके होते हैं, तो मगरमच्छ होते हैं। मगरमच्छ के क्या हैं, 4 हृदयी कक्ष होते हैं। 2 हृदयी कक्ष किसके होते हैं, इन तीनों ऑप्शन में से एक इसका आंसर है, आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। ज्यादातर किनारे यानी कि जो गंगा नदी है या अलग जो भी नदियां हैं उनके किनारे बसे शहर से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। गंगा नदी का तो आप रट ही लीजिए, ये वाला क्वेश्चन 4 बार रिपीट हो चुका है मेरे हिसाब से, जितने भी ओल्ड पेपर मैंने करवाए थे उसके अंदर। तो वाराणसी, कानपुर, इलाहाबाद, ये जो है ये क्या है, ये संगम के ऊपर बसा हुआ है और बाकी ये गंगा नदी के इस पे ही हो जाएगा। तो जयपुर की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, द्रव्यवती, द्रव्यवती और डूंड नदी इसके किनारे बसा हुआ है और बाकी तीनों जो शहर हैं ये गंगा नदी के किनारे हैं और इलाहाबाद गंगा यमुना दोनों नदी का जो संगम होता है वहाँ बसा हुआ है। नेक्स्ट है, ऑस्कर पुरस्कार 2019 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किस निर्देशक को दिया जाता है। ऑस्कर का पुरस्कार बहुत बड़ा पुरस्कार है, ये फिल्मी जगत के अंदर ऑस्कर का पुरस्कार 2019 में किसे दिया गया है, अल्फासो कारो को दिया गया है। किसे दिया गया है, अल्फासो कारो को क्या दिया गया है, ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है। और अभी हाल ही में जो दिया गया है 2023 के अंतर्गत किसको दिया गया है, तो ये दिया जाता है अपने भारत के नाटू नाटू सॉन्ग को। किसको, नाटू नाटू को। आप सभी को अच्छे से पता होगा, रामचरण की ये मूवी है, जूनियर NTR की मूवी है। नाटू नाटू को दिया गया है RRR को, RRR मूवी का जो सॉन्ग है नाटू नाटू, उसको ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा नहीं लिखी गई। और अगर मैं आपसे पूछूं कि वो जो पुस्तकें उनके द्वारा लिखी गई हैं वो कौन कौन सी आ जाएगी, तो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, ऑटोबायोग्राफी। तो ये तीनों की तीनों जो पुस्तकें हैं ये किसके द्वारा लिखी गई हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और एक जो पुस्तक है ये द ब्रोकन विंग, ये इनके द्वारा नहीं लिखी हुई है, पर ये बुक किसने लिखी है, तो ये लिखती है सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू के द्वारा लिखी गई है। देश की पहली राज्यपाल महिलाएं है ये। नेक्स्ट है, संसदीय बैठक का पहला घंटा रिक्त स्थान दिल्ली के लिए होता है। जो भी संसद के अंतर्गत बैठक होती है उसमें जो पहला घंटा होता है उसके अंतर्गत क्या होता है, प्रश्नकाल इसके अंतर्गत होता है। क्या होता है, प्रश्नकाल इसके अंतर्गत होता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। चाहे कोई सा भी राज्य हो उसमें मुख्यमंत्री का शासन हो, राज्यपाल का शासन हो, किंतु जब राष्ट्रपति जी का शासन लगता है तो स्वतः ही इनकी शक्तियां जो भी है समाप्त हो जाती हैं। और किस परिस्थिति में राष्ट्रपति जी शासन लगाते हैं, तो 3 कारण प्रमुख होते हैं, बाहरी आक्रमण होता है, वित्तीय आपातकाल होता है, या देश में आपसी झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं, जो त्राही त्राही होती ना उसकी वजह से फिर क्या है, राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन लगता है, तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत क्या है, देश में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं अनुच्छेद 350 के अंतर्गत क्या आता है, तो भाषा अभिव्यक्ति से संबंधित चीजें इसमें आ जाएगी। भाषा अभिव्यक्ति क्या है, भाषा अभिव्यक्ति इसके अंतर्गत आ जाएगी। अनुच्छेद 372 की मैं बात करूं तो राजकीय क्षेत्र और इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, विधानमंडल इसमें आ जाएगा। क्या आ जाएगा, विधानमंडल इसके अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट अगर अनुच्छेद 353 की मैं बात करूं तो 353 के अंतर्गत क्या आ जाएगा,
जो राजकीय क्षेत्र विधानमंडल है 372 में, और यहाँ पे बात करी थी अपन ने किसकी, आपातकाल की 356 के अंतर्गत। तो ये 356 के आसपास के क्षेत्र है, यानी कि राज्य के अंतर्गत क्या है, राज्य के अंतर्गत क्या है, उद्घोषणा करनी है। किस चीज की, उद्घोषणा, आपातकाल की, किसकी, आपातकाल की। तो आपातकाल की जो उद्घोषणा होती है वो किस में आ जाएगी, अनुच्छेद 353 के अंतर्गत आ जाएगी। ये थे आज के अपने मोस्ट 25 क्वेश्चन। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं, किसी भी प्रकार का अगर आपका डाउट रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।